हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर करने वाला हूँ। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। ये रही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके सामने। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनिल नारायण। भारत, बहुत सारा भारत पहले गांव में बसता था। 1955 में सिर्फ 18% पॉपुलेशन इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन थी जो शहरों में बसती थी, और 2020 में 34.5%, ऑलमोस्ट डबल लोग शहरों में आ गए। एज एक्सपेक्टेंसी जो कि 1950 में सिर्फ 37 साल थी, आज 2020 में 70 साल के करीब है। सबसे बड़ा कंसर्न इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया। अमीर बहुत ही अमीर हैं और गरीब बहुत ही गरीब हैं। हम लोग ट्रैवल करते हैं, पूरे वर्ल्ड में बहुत जगह जाते हैं। मैं कनाडा जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, यूएस जाता हूँ। मैं वहां जाके देखता हूँ कि वहाँ के जो प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका बहुत ही जबरदस्त लाइफस्टाइल और स्टेटस है। वो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, उनका बहुत ही सोशल स्टेटस अच्छा है। गोल्फ खेलने जाते हैं, स्कीइंग करने जाते हैं, बीच पे जाते हैं, पार्टियां करते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल करते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में वर्कर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये लोगों का स्टेटस बहुत ही, सोशल स्टेटस भी कम है और इनकम भी बहुत ही कम है। अमीर बहुत ही अमीर है और गरीब बहुत ही गरीब है। ये कुछ डाटा है। 520 million workers. The Indian labor force is the world's second largest as of 2019. India has one of the world's highest number of billionaires. Billionaires world में one of the highest है और extreme inequality है। Wealth of India is just 1%. जो इंडिया के 1% अमीर लोग हैं ऊपर के, उनके पास जो वेल्थ है वो इंडिया के 70% जो लोग हैं उनसे 4 गुना ज्यादा। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में। सबसे बड़ी सोशल प्रॉब्लम अंडर एम्प्लॉयमेंट। एक तो अगर एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो जो डिजर्व करता है उतनी नहीं मिलती है, और एक अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। इंडिया सीम्स टू हैव द बिगेस्ट पूल ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इन द वर्ल्ड। फ्रस्ट्रेटेड है लोग, कुछ काम करना चाहते हैं पर उनको काम मिलता नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो बढ़ने की पेस है वो बहुत ही कम है, और उतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही है जितने अनएम्प्लॉयमेंट लोग इंडिया में। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा है। यूएसडी टू INR कन्वर्शन 1950 में 4 पे 76 इंडियन रुपीज, 4 रुपीज 76 पैसा का $1 था। 1955 में 5 साल के बाद भी 4 पे 76 पैसे का था। 1960 में और 5 साल के बाद भी उतना ही था। 1965 में भी उतना ही था। यानी कि इंडिया की इंडिपेंडेंस के पहले 18 वर्ष तक 4 पे 76 पैसे का $1 आ जाता था। आपको पता है ये जो $1 की कन्वर्शन जब ये वीक होती है, इंडिया डिवैल्यूड होता है, तो कितना बड़ा असर डालता है वो हमारे इकोनॉमिक स्टेटस पे पूरे भारत के। उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। लेकिन क्या हुआ 1965 के बाद? क्या हुआ 1992 तक? 27 सालों में रुपया इतना डिवैल्यूड हो गया, 5.44 गुना डिवैल्यूड हो गया, और 4 पे 76 पैसे से सीधा 25 रुपए बाहर हो गया। 1991 इंडिया इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही क्राइसिस का समय था, और उस समय इंडिया गवर्नमेंट ने PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की स्थापना की, और इन्होंने सोचा कि इंडियन इकोनॉमी को बदलना होगा और बाहर से पैसा लगना चाहिए इंडिया। और इंडिया ने वो जो डिसीजन लिया उसने बहुत बढ़िया काम किया, और अगले 18 साल में 1992 से लेकर 2010 तक रुपया कम डिवैल्यूड हुआ। 25 रुपए 92 पैसे से सिर्फ 45 रुपए 73 पैसे तक। दो बड़े झटके इंडिया को लगे। The economy slowed in 2017 due to shock of demonetization in 2016 and introduction of GST in 2017. सोर्स है विकिपीडिया, इकोनॉमी ऑफ इंडिया। यानी कि डिमोनेटाइजेशन और GST ने झटका लगाया, और रुपया 2000 अगले 10 साल 2010 से 2020 में
₹45.73 से ₹75.88 तक डिवैल्यूएट, फिर भी कंट्रोल में। अगर ये रिफॉर्म ना किए जाते तो इस वक्त उसी स्पीड पे जैसे 1965 से 92 तक रुपया डिवैल्यूएट हो रहा था, अगर उसी स्पीड से डिवैल्यूएट होता रहता तो आज ₹141 से भी महंगा एक यूएस डॉलर मिलता। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की स्थापना अगस्त 1991 में की गई थी और ये FIPB मई 2007 तक इसने काम किया और इसका काम था FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में लेके आना। FDI की अगर बात करें तो जब भारत ने ये कदम उठाए तो सिर्फ आप नीचे वाला पैरा पढ़ो। इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2015 India attracted investment of $31 billion compared to $28 billion and $27 billion in China and US। यानी कि चाइना और यूएस ने जितना पैसा अट्रैक्ट किया उससे भी ज्यादा पैसा भारत ने अट्रैक्ट कर लिया। इसमें बहुत बड़ा रोल गवर्नमेंट का है। जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए हैं, इन्होंने पूरे वर्ल्ड में जाके इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स लाने की कोशिश की, क्योंकि गवर्नमेंट ये जानती है कि जितना पैसा हम इंडिया में लगवा लेंगे उतनी ज़्यादा जॉब्स होंगी, निकल के आएंगी, उतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, उतने ज़्यादा इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी। एक और डाटा बड़ा इंटरेस्टिंग है इसी स्लाइड के ऊपर। इट जनरेटेड मोर देन 1 करोड़ जॉब्स इन इंडिया। 1 करोड़ से ज़्यादा जॉब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने की वजह से इंडिया में पैदा हुई। इंडिया की कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, करप्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम नहीं निकलता, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया के सिटीजन को पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, बहुत बड़ी। आज अगर प्रॉब्लम हो, आपको पुलिस के पास जाना पड़े तो आप श्योर नहीं हो कि आपका काम पुलिस करेगी कि नहीं। पुलिस की रिस्पेक्ट इंडियन सिटीजन के दिमाग में नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया एक डाटा है जो ये बताता है कि किसी कंट्री में जाके नए बिजनेस करने कितना आसान है, और उसमें इंडिया 63 नंबर पे आया है, 77 से सीधा 63 पे। 2018 में 77 पे था, अभी 63 पे है। इसका मतलब क्या है कि वर्ल्ड में 62 कंट्री ऐसे हैं जहां पे बिजनेस करना इंडिया से आसान है। इंडिया 63, यानी कि यहाँ पे लोग नहीं आना चाहेंगे बिजनेस करने के, बाहर से लोग नहीं आना चाहेंगे। क्यों? यहाँ पे बिजनेस करना आसान नहीं है। करप्ट ऑफिसर्स, करप्ट पॉलिटिशियंस और रेड टेपिज्म का सामना करना पड़ेगा, जो कि हर आदमी करने को तैयार नहीं है। वर्ल्ड में ये कल्चर नहीं है इतना जबरदस्त करप्शन का। ये एक और डाटा है करप्शन के बारे में। करप्शन की भी रेटिंग होती है वर्ल्ड में। जैसे ये पिछली स्क्रीन पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया 63 नंबर, बुरा ही हाल है। और ये है करप्शन का डाटा, इंडिया 80 नंबर पर, यानी कि 79 कंट्री इंडिया से बेहतर हैं करप्शन में, जिनमें डेनमार्क नंबर 1, न्यूजीलैंड भी नंबर 1 यानी कि सेम मार्क्स हैं, नंबर 2 फिनलैंड, नंबर 3 सिंगापुर, नंबर 4 इंडिया, नंबर 80। करप्शन एक बहुत बड़ी बीमारी है इंडिया के अंदर, सोशल बीमारी। फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इंडिया में से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट की जाती हैं, बहुत सारी चीजें इंपोर्ट की जाती हैं। इन दोनों को, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। फॉरेन ट्रेड इंडिया की जीडीपी का 48.8% हिस्सा था 2017 में, और बढ़ गया। यानी कि जो पूरा लेन देन पैसे का होता है उसको जीडीपी कहते हैं, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक शर्ट आप लेते हो तो जहां से आप शर्ट लेते हो वो पैसा कमाता है, उस बिल्डिंग का रेंट निकलता है, शोरूम का, जो बंदा उस शर्ट को लेके आया उसका पैसा बनता है, जहां शर्ट बनी वहां जो वर्कर काम कर रहा था वो जिस बिल्डिंग में बनी, जहां से कपड़ा आया, एक चेन बनती है। जीडीपी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी कंट्री के लिए।
इंडिया की 14% जीडीपी एग्रीकल्चर से आती है। इंडिया की 30% जीडीपी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज से आती है। 48.5% 48.8% जीडीपी फॉरेन ट्रेड से आती है, जो पैसे का लेन देन होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। ये एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डाटा है। इसमें अब सबसे पहली चीज तो ये देखने की है कि इंडिया एक्सपोर्ट्स 7500 कमोडिटीज टू 190 कंट्रीज एंड इंपोर्ट्स 6000 कमोडिटी फ्रॉम 140 कंट्रीज। यानी कि इंडिया 7500 चीजें तो एक्सपोर्ट करता है 190 कंट्री में और 6000 कमोडिटी इंपोर्ट करता है 140 कंट्री में। इंडिया में टॉप एक्सपोर्ट क्या होती हैं, जो इंडिया से बाहर भेजी जाती है चीजें क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट। क्रूड ऑयल तो हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके प्रोडक्ट बना के हम एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत बड़ा $30.2 बिलियन। डायमंड एक्सपोर्ट करते हैं। पैकेज मेडिकमेंट्स यानी कि एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉयड, ये चीजें एक्सपोर्ट होती हैं। ज्वेलरी एक्सपोर्ट होती है। राइस एक्सपोर्ट होता है। और इंपोर्ट क्या होता है? क्रूड पेट्रोलियम इंपोर्ट होता है, गोल्ड इंपोर्ट होता है, डायमंड इंपोर्ट होता है, पेट्रोलियम गैस इंपोर्ट होती है। तो ये चीजें इंपोर्ट होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डाटा क्या है कि जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं और जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें गैप है। इसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। इंपोर्ट हमने ज्यादा किया, एक्सपोर्ट हमने कम किया, ये जो गैप हो गया अब वो डॉलरों में पे करना पड़ेगा और डॉलर महंगा होता जा रहा है। ये डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा है। 2020 में ये ट्रेड डेफिसिट 152.88 बिलियन यूएस डॉलर का था। माय गॉड, इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट। यानी कि जो हमने एक्सपोर्ट किया और जो हमने इंपोर्ट किया उसका जो गैप है, एक्सपोर्ट कितना किया? 314.31 बिलियन और इंपोर्ट कितना कर लिया? 467 बिलियन। 152 बिलियन का डेफिसिट हो गया जो हमें देना पड़ेगा यूएस डॉलर में। और इस डेफिसिट को घटाना एक बहुत ही जरूरी चीज बन गई। इस डेफिसिट को घटाया जाए तो क्या किया गवर्नमेंट ने? इस डेफिसिट को घटाने के लिए एक इनिशिएटिव लिया, इसका नाम है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, अगर आप विकिपीडिया में जाएंगे तो मेक इन इंडिया को क्या कहते हैं? स्वदेशी मूवमेंट। मतलब कि बाहर की कंपनियां जिनसे हमें सामान मंगाना पड़ रहा है, इंपोर्ट करना पड़ रहा है, या वो कंपनियां ना से कोई दूसरी कंपनियां, बाहर की कंपनियां, उनको भारत में ला के उनको बोला जाए कि यहाँ आके अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाओ और यहाँ पे मेक इन इंडिया मूवमेंट शुरू करो और उन कंपनियों को स्वदेशी कंपनियां कहा जाए। बाहर से बुलाएं, यहाँ आके वो प्रोडक्ट बनाएं, फैक्ट्रियां लगाएं, मेक इन इंडिया को तेजी से बढ़ाया जाए और उनको स्वदेशी कंपनियां कहा जाए। जो हमारी कंपनियां यहाँ बना रही है वो तो स्वदेशी नहीं है, तो ना बाहर की कंपनियों को यहाँ मेक इन इंडिया मूवमेंट में ला के स्वदेशी बनाया जाए। दैट इज मेक इन इंडिया मूवमेंट। इसमें 25 सेक्टर्स को कवर किया गया और बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया इंडिया में। इंडिया गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा एजेंडा बनाया, बाहर जाके लोगों को बताया कि इंडिया में आके काम करो। हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको इम्प्रूव किया, बहुत सारी रेड टेपिज्म को खत्म करने की कोशिश की। उसके बावजूद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी तक इंडिया सिर्फ 63 पर है। यानी कि वर्ल्ड में 62 कंट्री अब भी ऐसे हैं जहाँ पे बिजनेस करना आसान है। इंडिया में आना नहीं चाहते लोग, तो गवर्नमेंट है जो ला रही है उनको ला के यहाँ पे उनकी यूनिट लगवा के, उनकी यहाँ पे फैक्ट्रियां लगवा के एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और उनको स्वदेशी कहा जा रहा है। उसी मूवमेंट के अंदर, मेक इन इंडिया मूवमेंट के अंदर बहुत बड़ा काम हो रहा है। और ये एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। ये स्लाइड ये कहती है कि वर्ल्ड में 48% वुमेन कंट्रीब्यूट करती हैं किसी कंट्री की जीडीपी एवरेज ऑन एन एवरेज, लेकिन इंडिया में सिर्फ 27% लेडीज कंट्रीब्यूट करती हैं इंडिया की जीडीपी में। तो बहुत बड़ा गैप है। यानी कि भारत की महिलाएं 27% सिर्फ जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं, जबकि वर्ल्ड में 48% तक लेडीज जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है वुमेन एम्पावरमेंट का इंडिया में। वुमेन को एम्पावर करना बहुत जरूरी है। एमवे के बारे में बात करेंगे। मेक इन इंडिया मूवमेंट के अंदर एमवे ने भारत में 1000 करोड़ रुपया लगाने का डिसीजन लिया, जिसमें से 600 करोड़ रुपया लगाया
सिर्फ एक फैक्ट्री में मदुराई में मेक इन इंडिया मूवमेंट के अंदर, और 400 करोड़ और भारत में इन्वेस्ट किया। 1000 करोड़ रुपया इंडिया में लगा के बहुत बड़ी एक स्वदेशी कंपनी बनी जिसका नाम है एमवे इंडिया। और एमवे इंडिया ने जनरेट की बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे लोगों को काम दिया। जैसे मैं, जो कि पंजाब गवर्नमेंट में एज ए एक्सचेंज जॉब करता था, वो जॉब मैंने सिर्फ 1 साल में छोड़ के एमवे बिजनेस को बिल्ड करते हुए फुल टाइम एमवे बिजनेस को किया। जॉब किसी और को मिल गई डेफिनेटली, मैं 21 साल पहले जॉब छोड़ चुका हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट 65% जो एमवे डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया में वुमेन है। आज एमवे ने इंडिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, मेक इन इंडिया में आके स्वदेशी कंपनी बनाई, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, बहुत सारे गवर्नमेंट को टैक्स दिए, बहुत सारी वुमेन को एम्पावर किया। ये एक स्लाइड है इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। आप सोच के देखो, अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो, तो क्या ऐसा हो सकता है? एक दिन ऐसा है जब INR USD के बराबर हो जाए। एक दिन ऐसा आए जब एक भी अनएम्प्लॉयड बंदा इंडिया में ना हो। एक दिन ऐसा आए जब भारत करप्शन से पूरी तरह फ्री हो जाए, जब इंडियन पुलिस इंडियन आर्मी के बराबर या उससे ज्यादा रिस्पेक्ट कमांड करने लगे, जब इंडिया के प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और वर्कर अच्छी रिस्पेक्ट और अच्छा लाइफस्टाइल कमांड करने लगे, जब इंडिया में कोई रेप ना हो और लेडीज आजादी से घूम पाए, when people start taking 100% responsibility of their success and failure, जब लोग अपनी फेलियर और अपनी सक्सेस की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने लगे, when there are more positive people than negative in the country, जब पॉजिटिव लोग नेगेटिव से ज्यादा हो जाएं भारत देश में, when there will be more dreamers than critics, जब ड्रीमर ज्यादा हों क्रिटिसाइज करने वाले लोग कम। ऐसा हो सकता है, आप और मैं मिलके ऐसा कर सकते हैं। And this dream, India of my dream, can become India of our dreams. We can make it happen.